हामी भर दी। दूर रहकर भी वो उसकी परवाह करता था। दोनों कार में बैठ गए। मिष्टी अपनी आदत के मुताबिक लगातार कुछ न कुछ बोलती जा रही थी और अधीरा बस खामोश खिड़की के बाहर भागती सड़कों को देख रही थी। आज अंदर से वो खुद तो बहुत खाली महसूस कर रही थी। हर रिश्ता उसे बेमानी, झूठा और मतलब का लगने लगा था। अभिमन्यु की खामोशी भी उसे चुभ रही थी। उसने मन में कहा, यानी उसकी बातें भी बस खोखली थी। उसकी चुप्पी का मतलब यही है कि वो आयशा मैम के साथ आगे बढ़ना चाहता है। उसने खुद को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, बढ़े, मैंने रोका कब है? लेकिन दिल के किसी कोने से सवाल फिर उठ खड़ा हुआ, तो फिर ये सब क्यों हुआ? क्यों एक बार फिर वही गलती कर बैठी? उसने खुद से वादा किया था, अब कोई भी इंसान उसकी जिंदगी में जगह नहीं पाएगा। फिर भी ना चाहते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बह निकले। जल्दी से उसने उन्हें पोंछ लिया। इन जज्बातों का मेरी जिंदगी में अब कोई काम नहीं। सोचते ही सोचते वहीं स्कूल आ चुका था। अधीरा मिष्टी के माथे को प्यार से चूमकर कार से उतर गई। उसने शुक्कू से कहा, भैया आप घर चले जाइए, यहाँ से मुझे कहीं और जाना है। शुक्कू ने चिंता जताते हुए कहा, मैम आप बताइए तो सही, कहाँ जाना है? मैं छोड़ देता हूँ। अधीरा ने शांत स्वर में कहा, यहीं पास में एक स्टूडियो है, वहाँ शायद कोई ऑडिशन चल रहा है। इस बार उसने ज्यादा जिद नहीं की। जगह ढूंढने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर अधीरा ठिठक गई। सामने दूर तक लंबी लाइन लगी हुई थी। लग रहा था जैसे हर कोई आज अपनी किस्मत आजमाने आया हो। उसने धीरे से कहा, बाप रे, इसे देखकर तो लगता है मेरा नंबर आते आते रात हो जाएगी। फिर शुक्कू की ओर मुड़कर बोली, भैया आप देख रहे हैं ना कितनी लंबी लाइन है, आप चले जाइए, यहाँ देर लगेगी, और मिष्टी को समय पर स्कूल से ले आइए। शुक्कू ने भी हालात समझे और वहां से चला गया। अधीरा भी बाकी लोगों की तरह लाइन में खड़ी हो गई। वही अधीरा मलिक जिसकी आवाज का कभी पूरा देश दीवाना था, आज गुमनामी में जीने को मजबूर थी। लेकिन आज उसने अपनी मंजिल की ओर पहला कदम बढ़ा दिया था। करीब 1.5 घंटा बीत चुका था। लाइन अब भी चींटी की चाल से आगे बढ़ रही थी। मौसम ठीक था, लेकिन लगातार खड़े रहने से थकान साफ झलक रही थी। कुछ लोग तो हार मानकर वापस भी लौट गए। अधीरा अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। तभी एक आवाज ने उसका ध्यान खींचा। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, हे चंद्रमुखी, आगे बढ़ने का कष्ट करेंगी? अधीरा चौंक कर पीछे मुड़ी। उसके सामने करीब 23-24 साल का एक लड़का खड़ा था। अच्छी खासी पर्सनालिटी और चेहरे पर शरारती सी मुस्कान। अधीरा मन ही मन बुदबुदाई, कहीं गलत जगह ऑडिशन देने तो नहीं आ गए। उसने तुरंत सामने लगे बोर्ड पर नजर डाली। ऑडिशन गाने का ही था। उसने हल्के से कहा, सॉरी, ध्यान नहीं गया। लेकिन वो लड़का अब भी उसे देखे जा रहा था, मुस्कुराते हुए। अधीरा झुंझला उठी। आज सुबह से ही उसका मूड खराब था, ऊपर से इतनी लंबी लाइन और अब ये लड़का बेवजह मुस्कुराता हुआ। अधीरा ने झुंझलाकर कहा, क्या हुआ, इस तरह क्यों घूरे जा रहे हो? सॉरी बोला ना। वो लड़का मुस्कुराते हुए बोला, अरे चंद्रमुखी जी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? देखिए गुस्से में आपका खूबसूरत चेहरा कैसे लाल हो गया है। अधीरा ने आंखें तरेरते हुए कहा, मिस्टर, आप मुझे देखकर इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं? और दूसरी बात, मेरा नाम चंद्रमुखी नहीं है जो बार बार आप वही बोले जा रहे हैं। वो लड़का बिना मुस्कान कम किए बोला, अरे बस 2 बार ही तो बोला है, वैसे आपका नाम क्या है चंद्रमुखी जी? अधीरा और चिढ़ गई। उसने कहा, क्या बकवास है फिर चंद्रमुखी, तो आपने अपना नाम बताया ही नहीं। उसने कंधे उचकाए, वैसे गुस्से में आप चंद्रमुखी से ज्वालामुखी बनती जा रही हैं। अधीरा ने गुस्से में आंखें बंद की और झट से बोल गई, अधीरा मलिक नाम है मेरा, समझे? अपना नाम कहते ही उसे एहसास हुआ कि वो क्या बोल गई। वो लड़का कुछ पल उसे हैरानी से देखता रहा और फिर अचानक जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी सुनकर आसपास खड़े लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला गया। अधीरा ने धीरे से पूछा, हंस क्यों रहे हो? वो हंसते हुए बोला, अरे इतना बढ़िया जोक सुनकर कोई हंसे भी ना, सीरियसली गुस्से में इतना फनी जवाब कौन देता है, अधीरा मलिक। अधीरा के होठों पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। अभी कुछ पल पहले तक वो डर गई थी कि कहीं गुस्से में उसने खुद को मुसीबत में न डाल दिया हो। वो लड़का अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, वैसे प्यार से मुझे सब आदित्य बुलाते हैं, और अब आप भी अपना असली नाम बता ही दीजिए, चंद्रमुखी। अधीरा ने उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए उसे गौर से देखा और बोली, तुम एक्टिंग के लिए ऑडिशन क्यों नहीं देते? आदित्य की आंखें चमक उठी। उसने कहा, है ना, सब यही कहते हैं, देखो तुमने भी बोल ही दिया। फिर थोड़ी देर रुक कर बोला, 10 बार एक्टिंग के लिए ऑडिशन दे चुका हूँ, लेकिन जजेस कहते हैं तुम सिंगिंग में क्यों नहीं ट्राई करते? मतलब? अधीरा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम एक्टिंग में करियर बनाना चाहते थे और उनके कहने पर गाने का ऑडिशन देने आ गए? तुम्हारा खुद का कोई डिसीजन है या नहीं? आदित्य ने हाथ उठाते हुए कहा, अरे चंद्रमुखी, होल्ड। एक्चुअली मैं गाने में ही करियर बनाना चाहता हूँ, लेकिन कमबख्त मेरी जो चुंबकीय पर्सनालिटी है ना, उसे देखकर सबको लगता है कि मैं हीरो मटेरियल हूँ। अधीरा हंस पड़ी। उसने कहा, चुंबकीय पर्सनालिटी, ये क्या बला है? आदित्य ने उसे देखते हुए कहा, जैसे तुम खुद को देख लो, तुम्हें देखकर यहाँ हर कोई यही कहेगा, आप यहाँ क्यों, आपको तो फिल्मों में ट्राई करना चाहिए। अधीरा थोड़ी असहज हुई। उसने कहा, क्या बक रहे हो? वो हंसते हुए बोला, सही बक रहा हूँ, कुछ देर पहले आप भी तो यही सोच रही थी मुझे देखकर। अधीरा ने सीधे कहा, हाँ लगा तो बोल दिया। आदित्य ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सेम, मुझे भी लगा तो बोल दिया। पता नहीं क्या था, लेकिन कुछ ही घंटों में अधीरा अपनी सारी थकान भूल चुकी थी। आदित्य के साथ बात करते हुए वो खुद को सहज महसूस करने लगी थी। उसके बेकार से जोक्स पर भी ना चाहते हुए उसके होठों पर मुस्कान आ ही जाती थी।
धीरे धीरे शाम होने लगी। आनंद जी ने उसे फोन पर बता दिया था कि वो मिष्टी को घर ले आए हैं। कम से कम इस बात से अधीरा का मन हल्का हो गया था। लाइन अब भी लंबी थी। अधीरा का मन हुआ कि वापस लौट जाए, लेकिन लोगों की कड़वी बातें याद आते ही उसका जमीर उसे वहां से हटने नहीं दे रहा था। सुबह जल्दी में उसने बस एक सैंडविच खाया था। अब उसे तेज भूख लग रही थी, लेकिन वो चुपचाप अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। तभी किसी ने उसके हाथ में बिस्किट का पैकेट रख दिया। वो हैरानी से ऊपर देखी। आदित्य खड़ा था। वो हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, खा लो चंद्रमुखी, गाने के लिए एनर्जी चाहिए। तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम पहली बार ऑडिशन देने आई हो। वैसे मेरे पास अभी इतना ही था। अधीरा ने धीरे से कहा, हाँ थैंक यू। उसे सच में बहुत भूख लगी थी। इस बार उसने बिना नानुकुर किए चुपचाप बिस्किट खा लिया। लाइन के पास ही सड़क किनारे थोड़ी सी जगह थी। दोनों वहीं जाकर बैठ गए। अधीरा बिना कुछ कहे चुपचाप बैठ गई। खड़े खड़े वो सच में बहुत थक चुकी थी। आदित्य ने उसे इतने शांत बैठे देखा तो चिढ़ते हुए बोला, यार तुम शुरू से इतनी बोरिंग हो या अभी हो गई हो? अधीरा ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, मतलब? वो हंसते हुए बोला, मतलब इतना कम कैसे बोल लेती हो? लड़कियां तो बकबक करते नहीं थकती। देखो सामने वो लड़की नॉन स्टॉप बोले जा रही है। अधीरा ने उस तरफ एक नजर डाली और फिर शांत स्वर में बोली, सब एक जैसी नहीं होती और ना ही सबकी जिंदगी एक जैसी होती है। आदित्य कुछ पल उसे देखता रहा, फिर अचानक पूछ बैठा, अच्छा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अधीरा ने तुरंत पलट कर देखा, ये कैसा सवाल है? आदित्य ने बेफिक्री से कहा, अरे अच्छा सवाल है, किसी से दोस्ती करने से पहले ये पूछ लेना चाहिए। अधीरा ने सीधा सवाल किया, क्यों? आदित्य ने मुस्कुराते हुए नाटकीय अंदाज में कहा, मान लो मैं हैंडसम हूँ, अभी सिर्फ 24 साल का हूँ, हो सकता है तुम्हारा दिल मुझ पर आ जाए और भविष्य में तुम मुझे प्रपोज कर दो। वो थोड़ा झुककर बोला, लेकिन पहले ही बता दूं, मेरी पहले से एक बहुत प्यारी सी गर्लफ्रेंड है। धूप की हल्की लालिमा उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी बेबाकी देखकर अधीरा कुछ पल के लिए सच में अवाक रह गई। आदित्य ने हंसते हुए कहा, अरे शाम हो रही है, मुंह बंद करो वरना मच्छर घुस जाएगा। और प्लीज मेरी बात से दुखी मत होना, यहाँ तुम्हारे कोई चांस नहीं है। अधीरा अब भी उसे देख रही थी, जैसे समझ ही नहीं पा रही हो कि ये लड़का कहना क्या चाहता है। उसने सीधा सवाल दागा, तुम ओवर कॉन्फिडेंट अभी हुए हो या शुरू से हो? आदित्य ने भौहें उठाते हुए कहा, मतलब? अधीरा ने मुंह फेरते हुए कहा, कुछ नहीं, इतना मत सोचा करो और रिलैक्स, तुम सेफ हो, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। आदित्य ने बनावटी दुख जताते हुए कहा, यार तुम तो मेरे सामने ही मेरी बेइज्जती कर रही हो। उसकी बातें सुनकर अधीरा के सिर में हल्का दर्द होने लगा। ये लड़का आखिर कहना क्या चाहता है? वो उठने लगी तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, अरे कहाँ जा रही हो? उसने थके हुए स्वर में कहा, शाम हो चुकी है, मुझे नहीं लगता आज हमारा नंबर आएगा। आदित्य ने तुरंत जवाब दिया, आ जाएगा, चलो ना तब तक बैठकर कुछ रील बनाते हैं। अधीरा ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, मैं ये सब बकवास काम नहीं करती। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें हर चीज बकवास क्यों लगती है? पता नहीं हमारी रील कब वायरल हो जाए और हम फेमस हो जाएं। उसकी आंखों में सच में सपने थे। बिना ज्यादा सोचे उसने पास खड़े एक लड़के को मोबाइल पकड़ा दिया, भाई वीडियो शूट करना। फिर अधीरा का हाथ पकड़कर खड़ा करते हुए बोला, चलो गाना शुरू करते हैं। अधीरा ने झिझकते हुए कहा, आदित्य क्या कर रहे हो? मैं कोई गाना नहीं गाने वाली। आसपास बैठे बाकी लड़के लड़कियां भी बोल पड़े, अरे गा भी दो यार, बोर होने से अच्छा है थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। सबको उत्साहित देख अधीरा ने हल्की सांस ली। उसने पूछा, अच्छा कौन सा गाना? आदित्य ने तुरंत कहा, कोई ट्रेंडिंग सॉन्ग। भीड़ में से एक लड़की बोली, भीगा भीगा है समा गाओ। आदित्य ने मुस्कुराकर कहा, डन। दोनों एक साथ गाने लगे। उनकी आवाजों में ऐसा तालमेल था, सुरों का उतार चढ़ाव इतना सटीक कि आते जाते लोग भी रुककर सुनने लगे। अधीरा की आवाज एक बार फिर जैसे लोगों के दिलों तक पहुंच रही थी और वहीं अधीरा खुद आदित्य की आवाज सुनकर हैरान रह गई। उधर अभिमन्यु गुस्से में घर से ऑफिस के लिए निकला था। रास्ते भर उसने आयशा से एक शब्द तक नहीं कहा और ऑफिस पहुंचकर भी उसकी खामोशी वैसी ही बनी रही। आयशा को अभिमन्यु का बर्ताव बुरा तो लगा, लेकिन अपनी नफरत की आग में वो कुछ भी साफ साफ देख नहीं पा रही थी। इधर अभिमन्यु शुक्कू से फोन पर उसे पता चला कि अधीरा किसी ऑडिशन के लिए गई है। घर पहुंचने पर जब पता चला कि वो अभी तक लौटी नहीं है तो मन में एक अनजानी सी बेचैनी उठी। फिक्र ने उसे ज्यादा देर बैठने नहीं दिया। वो तुरंत गाड़ी लेकर निकल पड़ा। कुछ देर बाद उसे सड़क किनारे लोगों की भीड़ नजर आई। लोग गोल घेरा बनाकर खड़े थे, जैसे बीच में कुछ खास हो रहा हो। वो अनजाने ही उस तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ एक जानी पहचानी सी आवाज उसके कानों में पड़ रही थी। दिल की धड़कन जैसे खुद ब खुद तेज हो गई। धीरे धीरे भीड़ को चीरते हुए वो अंदर पहुंचा और अगले ही पल ठिठक गया। वो अधीरा थी। वो किसी लड़के के साथ गाना गा रही थी और दोनों की आवाजें मिलकर ऐसा समा बांध रही थीं कि आसपास खड़े लोग मंत्रमुग्ध हो गए थे। अभिमन्यु की नजर उस लड़के आदित्य पर भी पड़ी। एक पल के लिए उसकी पर्सनैलिटी और अधीरा के इतना करीब खड़े होने का ख्याल अभिमन्यु के भीतर हल्की सी जलन जगा गया। जैसे ही गाना खत्म हुआ, चारों तरफ तालियों की गूंज उठी और उसी शोर के बीच अभिमन्यु की नजर बस अधीरा पर टिक गई। कई दिनों बाद आज उसके चेहरे पर एक सच्ची खिलखिलाती हुई मुस्कान थी। वो सिर्फ मुस्कुरा नहीं रही थी, बल्कि आदित्य की किसी बेकार सी बात पर खुलकर हंस रही थी। इतनी बेफिक्र, इतनी हल्की, जैसे वो फिर से वही पुरानी अधीरा बन गई हो। एक मासूम सी लड़की जिस पर न कोई जिम्मेदारियां थी, न कोई दर्द, न कोई बंधन, जो बस जीना चाहती थी, हर पल को दिल में समेट लेना चाहती थी और शायद अपने पूरे दिल से ये कहना चाहती थी,
लव यू जिंदगी। तभी वहां ऑडिशन देने आई एक लड़की उत्साहित होकर बोली, तुम दोनों ने सच में कमाल का गाया है, सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन हमारी नजर में तो तुम दोनों पहले से ही स्टार हो। उसकी बात सुनते ही एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। आज अदिरा को अपने हम उम्र लड़के लड़कियों के साथ बातें करना बेहद अच्छा लग रहा था। उसने तो कभी खुलकर अपनी जिंदगी जी ही नहीं थी। सुबह की सारी झुंझलाहट और थकान शाम होते होते जैसे गायब हो चुकी थी। तभी गार्ड ने सभी को आवाज दी, आज का टाइम खत्म हो गया है, अब कल ऑडिशन देने आना। ओ नो, सभी एक साथ मायूस होकर बोले। आदित्य ने हंसते हुए सबकी तरफ देखा, अरे इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, कल फिर से आ जाएंगे। भीड़ में से एक लड़की बोली, हाँ लेकिन कल भी पता नहीं नंबर आएगा या नहीं, चलो गाइस कल फिर मिलते हैं। धीरे धीरे भीड़ छटने लगी। वही थोड़ी दूरी पर खड़ा अभिमन्यु अब भी अधीरा को ही देख रहा था। तभी आदित्य ने अधीरा की तरफ मुड़ते हुए कहा, यार चंद्रमुखी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, पास में कोई रेस्टोरेंट है क्या? अधीरा ने हल्के से पूछा, तुम बाहर से हो, मतलब दूसरे शहर से आए हो? आदित्य ने मासूम सा चेहरा बनाकर सिर हिला दिया। अधीरा ने बताया, यहाँ से थोड़ी दूर एक रेस्टोरेंट है। आदित्य तुरंत बोला, तो फिर चलो। अधीरा रुक गई, फिर थोड़ा सोचकर बोली, सॉरी आदि, तुम्हें आदि बुला सकती हूँ ना? आदित्य मुस्कुराया, उसने कहा, तुम प्यार से कुछ भी बुला लो, सब चलेगा, वैसे सॉरी किस बात की? अधीरा थोड़ी झिझकते हुए बोली, वो मैं नहीं जा सकती। आदित्य ने सहजता से कहा, क्यों नहीं जा सकती? घर पर फोन कर देना, इतना भी क्या डरना, तुम्हारे शहर में मेहमानों का ऐसा स्वागत होता है क्या? इतना कहते हुए उसने हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया और आगे बढ़ने लगा। अधीरा एक पल के लिए दंग रह गई। बिना इजाजत उसका हाथ पकड़ना अजीब तो था, लेकिन उसके स्पर्श में कोई असहजता नहीं थी। सब कुछ बहुत ही सहज, बहुत ही सामान्य था। दूर खड़ा अभिमन्यु सब देख रहा था, लेकिन जैसे ही आदित्य ने अधीरा का हाथ थामा, उसकी भौहें गुस्से से तन गई। वो तेज कदमों से उनके पास आया, उसने कहा, घर चलो। उसकी नजर सीधे उनके जुड़े हुए हाथों पर थी। अधीरा अचानक उसे देखकर सकपका गई। उसने उसकी नजर का पीछा किया और तुरंत अपना हाथ आदित्य से छुड़ा लिया। उसने घबराते हुए कहा, आप? अभिमन्यु ने सपाट आवाज में कहा, हाँ मैं। इतना हैरान होने की क्या बात है, शाम हो चुकी थी इसलिए लेने आ गया। अधीस नाराजगी झलक गई। उसने कहा, आपने कष्ट क्यों किया, मैं ऑटो या कैब से आ जाती। आदित्य चुपचाप दोनों को देख रहा था। वह उनके रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहा था। दोस्त तो नहीं लग रहे थे, पति भी नहीं, फिर क्या? तभी अभिमन्यु ने अधीरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो। उसका इस तरह हाथ पकड़ना अधीरा को असहज कर गया। उसे सुबह की घटना याद आ गई। उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, चलते हैं। अभिमन्यु एक पल अपने खाली हाथ को देखता रहा, फिर अधीरा के हाथ को, जो अब अपनी ही उंगलियों को बेचैनी से मसल रही थी। वो कुछ कह पाता उससे पहले आदित्य की आवाज आई, अरे चंद्रमुखी, मुझे कहाँ छोड़कर जा रही हो? अभिमन्यु ने सवाल भरी नजर से अधीरा की तरफ देखा। ये सब क्या है, और ये चंद्रमुखी? अभिमन्यु, ये मेरा। अधीरा की बात पूरी होने से पहले ही आदित्य ने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, चंद्रमुखी का दोस्त आदित्य सिंह। अभिमन्यु ने बेमन से उसका हाथ मिलाया, हेलो। फिर अधीरा की तरफ देखते हुए बोला, चलो, और वह मुड़ गया। आदित्य भी हल्की मुस्कान के साथ उनके पीछे पीछे चल पड़ा। अभिमन्यु ने कार अनलॉक की। आदित्य बिना झिझक आगे वाली पैसेंजर सीट पर बैठ गया और अधीरा पीछे जाकर बैठी। कार अभिमन्यु ही ड्राइव कर रहा था। कुछ पल खामोशी में गुजर गए। फिर अभिमन्यु ने सपाट लहजे में आदित्य से पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? आदित्य ने सहजता से जवाब दिया, कहीं भी किसी अच्छे रेस्टोरेंट के पास उतार देना। चंद्रमुखी, भूख तो तुम्हें भी लगी होगी, मेरे साथ तुम भी खा लेना, वैसे भी मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है। अधीरा ने शीशे में झलकते हुए अभिमन्यु की तरफ देखा। वो उसे ही देख रहा था, मानो उससे इजाजत मांग रही हो। जब अभिमन्यु ने कुछ नहीं कहा तो उसने धीरे से नजरें झुका ली। उसने कहा, नहीं, मैं घर जाकर ही खा लूंगी। अचानक कार ब्रेक के साथ रुक गई। सामने एक बेहद खूबसूरत रेस्टोरेंट था। आदित्य के साथ अभिमन्यु भी बाहर निकला तो अधीरा को भी उतरना पड़ा। तभी अभिमन्यु का फोन आ गया। एक हाथ जेब में डाले और दूसरे से फोन पकड़े वो पूरे एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ गया। उसे देखते ही अधीरा की धड़कन तेज हो गई, लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर गया उसने राहत की सांस ली। वो उससे नजरें चुराना चाहती थी, उससे दूर रहना चाहती थी, क्योंकि उसी ने उसे वो सपने दिखाए थे जो हकीकत की दुनिया में आते ही बिखर गए, टूट गए। लेकिन आज आदित्य के साथ वो सब भूल गई थी। पता नहीं क्या था उसमें, शायद उसका जीने का अंदाज, उसका बेफिक्र होना, उसकी बिंदास हंसी। जब इंसान परेशानियों से घिरा होता है तो खुश होने की वजह ढूंढता है, और आज आदित्य बिना वजह ही उसकी होठों पर मुस्कान ले आया था। पता नहीं कितने दिनों बाद वो इस तरह खुलकर हंसी थी। दोनों किसी बात पर फिर हंस पड़े। फोन पर बात करता हुआ अभिमन्यु पीछे मुड़ा और ठिठक गया। उसने अधीरा को इस तरह कभी हंसते नहीं देखा था, लेकिन ये मुस्कुराहट किसी और की वजह से थी। वो उसकी मोहब्बत थी, और उसे किसी और के साथ यूं हंसते देखना उसे अंदर तक चुभ गया। वो जाकर एक टेबल के पास कुर्सी खींचकर बैठ गया। आदित्य भी उसके पास बैठ गया और अधीरा सामने। वेटर आया तो अभिमन्यु ने सिर्फ हल्का सा वेज सूप और सैलेड ऑर्डर किया, लेकिन आदित्य और अधीरा को जोर की भूख लगी थी तो दोनों एक साथ बोल पड़े, वेज थाली। एक साथ बोलते ही दोनों फिर हंस पड़े। सामने बैठा अभिमन्यु ये सब देख रहा था और उसके लिए ये सहना आसान नहीं था। आदित्य ने माहौल हल्का करने के लिए पूछा, यार तुम बोलते बोलते कुछ नहीं हो क्या? अभिमन्यु ने उसे घूरते हुए कहा, मतलब? फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, बेवजह ना हंसने की आदत है और ना ही ज्यादा बोलने की। उसकी नजरें सीधे अधीरा पर थीं। अधीरा इशारा समझ गई और आदित्य भी। माहौल अचानक थोड़ा शांत हो गया।
वैसे भी आदित्य को बहुत भूख लगी थी तो उसने ध्यान खाने पर ही लगा लिया। कुछ देर बाद तीनों खाना खाकर बाहर आ गए। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, चंद्रमुखी, फिर कल मुलाकात होगी और शायद कल हमारा नंबर भी आ जाए। अधीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ शायद। आदित्य ने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, वैसे होटल पहुंचते पहुंचते काफी देर हो जाएगी, और हाँ थैंक यू इतना अच्छा डिनर कराने के लिए। अभिमन्यु ने संक्षिप्त जवाब दिया, इट्स ओके, इस शहर में नए हो और इनके दोस्त भी हो। उसने कार का दरवाजा खोला। अधीरा चुपचाप जाकर बैठ गई। उसने धीरे से आदित्य को बाय कहा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ अपने सीने पर रख लिया। उसकी इस हरकत पर अधीरा हल्का सा झेप गई, लेकिन ये नजारा देख अभिमन्यु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे क्या पता था, आदित्य का अंदाज ही कुछ ऐसा था। वो चुपचाप कार चला रहा था। बीच बीच में उसकी नजर अधीरा पर चली जाती, लेकिन अधीरा अपनी नजरें मोबाइल पर गड़ाए बैठी थी। वो जानती थी कि अभिमन्यु उसे ही देख रहा है, फिर भी उसने खुद से वादा कर लिया था, अब उसे आगे बढ़ना है। अचानक कार झटके से रुक गई। अधीरा ने हैरानी से इधर उधर देखा। उसने पूछा, ये कौन सी जगह है? बिना कुछ कहे अभिमन्यु कार से बाहर निकल गया। सामने एक खूबसूरत झील थी, शांत, गहरी, बिल्कुल उसके मन की तरह उलझी हुई। अधीरा उसे यूं अचानक जाते देख घबरा गई। उसे घर भी जाना था। वो उर्मिला जी को कोई मौका नहीं देना चाहती थी कि वो उसे कुछ कहें या फिर उसके और अभिमन्यु के बारे में गलत सोचें। अब जब उन्होंने आयशा के साथ उसका रिश्ता तय कर दिया था तो वो उनके बीच नहीं आना चाहती थी। मिष्ठी भी उसका इंतजार कर रही होगी। उसे अपने सपने पूरे करने थे, लेकिन मिष्ठी को साथ लेकर। इन सब ख्यालों के साथ वो भी दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। अभिमन्यु झील के सामने खड़ा उसे निहार रहा था। अगर अधीरा परेशान थी तो वो भी कहा ठीक था। उसकी माँ जानती थी कि उसके दिल में क्या है, फिर भी उन्होंने उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया। आयशा भी जानती थी कि उसका दिल रति यानी अधीरा के लिए धड़कता है, फिर भी उसने बिना पूछे अपना फैसला सुना दिया। और अधीरा, आज सुबह ही उसने उर्मिला जी को यह आश्वासन दिया था कि वो सगाई में बहू का फर्ज निभाएगी, तो फिर उसके जज्बातों का क्या, उसके एहसासों का, उसके दर्द का क्या कोई समझेगा उसे? अधीरा उसके लिए क्या थी, शायद वो खुद भी नहीं जानता था, और उसने भी कभी उसे समझने का मौका नहीं दिया। शायद वक्त ने ही उन्हें कभी अकेले बैठकर बात करने का मौका नहीं दिया। अब अभिमन्यु अपने ही ख्यालों में उलझा हुआ था कि तभी अधीरा की आवाज ने उसे वर्तमान में लौटा दिया। रात हो चुकी है, हमें घर चलना चाहिए, सब इंतजार कर रहे होंगे, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। कल से दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। अभिमन्यु के चेहरे पर साफ गुस्सा झलक रहा था, इसलिए उसकी आवाज में हल्का सा डर भी था। अभिमन्यु ने बिना किसी भाव के कहा, पापा को बताकर आया हूँ और अभी सिर्फ 8 बजे हैं, इतनी भी देर नहीं हुई है। अधीरा ने धीरे से कहा, लेकिन मुझे घर जाना है। अभिमन्यु कुछ पल चुप रहा, फिर गुस्से में अपने अंगूठे से माथा रगड़ते हुए बोला, क्यों जाना है घर? मेरे साथ 2 पल अकेले बिताने में तुम्हें क्या परेशानी है? उसकी आवाज तेज हो गई। उसने आगे कहा, एक अजनबी के साथ तुम बातें कर सकती हो, गुनगुना सकती हो, उसके साथ खाना खा सकती हो, और मेरे साथ? अधीरा ने खुद को संभालते हुए कहा, मिस्टर अभिमन्यु, आप बेवजह बात को खींच रहे हैं। रात हो चुकी है और मैं सच में थक गई हूँ। अचानक अभिमन्यु ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसने कहा, मैं भी थक चुका हूँ। उसकी आवाज में दर्द साफ झलक रहा था। खुद से लड़ते लड़ते थक चुका हूँ, अपने परिवार से, समाज से और इस किस्मत से बस लड़ ही रहा हूँ। अधीरा ने उसकी बातों को जैसे अनसुना करते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है, छोड़िए मुझे। अभिमन्यु ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से थाम लिया। उसने कहा, क्यों कर रही हो ऐसा? उसकी आवाज अब धीमी थी, लेकिन और ज्यादा दर्द भरी। मेरी बेबसी, मेरी तड़प तुम्हें दिखती क्यों नहीं? क्यों नजरअंदाज कर रही हो मुझे? अधीरा उसकी आंखों में खुद को साफ देख पा रही थी। उसकी आवाज में जो दर्द था वो उसके अपने दर्द से अलग नहीं था। दोनों का दर्द एक ही था। अधीरा ने झटके से उसके हाथ अपने चेहरे से हटा दिए। अधीरा की आवाज हल्की कांप रही थी। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, और मेरे इतने करीब आने की कोशिश मत कीजिए। आपकी सगाई आयशा मैम के साथ तय हो चुकी है। अभिमन्यु ने गुस्से में उसे फिर से अपनी तरफ खींच लिया। हम दोनों के बीच आयशा कहाँ से आ गई? हाँ, उसकी आंखों में तीखापन था। और सगाई तय हुई है? हुई नहीं है अभी, दोनों में बहुत फर्क होता है। अधीरा ने नजरें चुराते हुए कहा, प्लीज अभिमन्यु, मुझे अब कुछ नहीं जानना और ना ही कोई सपने देखने हैं। अभिमन्यु ने उसके और करीब आते हुए धीमे लेकिन ठोस लहजे में कहा, सपने तो देखोगी, और वो भी मेरे साथ। हम दोनों मिलकर वो सपने देखेंगे और उन्हें पूरा भी करेंगे। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाला। उसकी आवाज में अजीब सा जुनून था। उसने आगे कहा, तुम क्या समझती हो, तुम्हारे इस तरह दूर भागने से मैं पीछे हट जाऊंगा? नहीं अधीरा, इस दुनिया में हर कोई मेरे जैसा नहीं होता। ये बात एक दिन तुम्हें भी समझ आएगी। वो कुछ पल उसे देखता रहा, जैसे अपने हर एहसास को उसकी आंखों में उतार देना चाहता हो। अभिमन्यु ने कहा, तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या एहसास है मुझे नहीं मालूम, लेकिन तुम मेरी जिंदगी हो और तुम्हारे बिना जीना मुमकिन ही नहीं। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब खड़े थे। अधीरा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी आंखों में खुद को देखकर उसके होंठ खामोश हो गए। चारों तरफ सन्नाटा था, ठंडी ठंडी हवा, बादलों के बीच से झांकता चांद और वो सुहानी रात, सब कुछ किसी कवि की कल्पना सा लग रहा था। 2 धड़कते हुए जवान दिल, जिन पर प्यार का खुमार छाया हुआ था।
अधीरा के खुले लंबे गेसू हवा में लहरा रहे थे। कुछ लटें उसके खूबसूरत चेहरे को ढक रही थीं, जैसे बादलों में चांद छुप छुप कर झांक रहा हो। अभिमन्यु उसे यूं देखकर खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था, और अधीरा का हाल भी कुछ अलग नहीं था। वो बेखुदी में उसके होठों की तरफ झुका ही था कि अचानक अधीरा होश में आ गई। उसने झटके से खुद को उससे दूर कर लिया। अभिमन्यु अपनी हरकत पर हल्का सा झेप गया और अधीरा दूर खड़ी अपनी तेज चलती सांसों को संभालने की कोशिश करने लगी। पीठ फेरते हुए अधीरा ने धीमे से कहा, घर चले। अभिमन्यु ने तुरंत जवाब दिया, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था कि वो कुछ पल पहले क्या करने जा रहा था। अधीरा ने खुद को संभालते हुए कहा, माँ पापा अपने बच्चों के लिए कभी गलत फैसला नहीं लेते। आपको भी उनकी बात मानकर आयशा मैम के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए। अभिमन्यु ने तंज कसते हुए कहा, तो तुम्हें अपने उस सो कॉल्ड पति अमित कपूर के बारे में क्या ख्याल है? आखिर तुम्हारे पापा ने ही उसे चुना था, है ना? अधीरा की आंखों में एक पल को दर्द उभरा, फिर उसने खुद को संभाल लिया। उसने कहा, वो अधीरा की जिंदगी थी, उसकी अपनी कहानी जो अब खत्म हो चुकी है। बीती बातों को दोहराने से क्या फायदा? अभिमन्यु गुस्से में बोला, लेकिन मुझे अधीरा की जिंदगी से ही मतलब है। अधीरा चौंक गई। उसने कहा, मतलब? क्यों? आपको उसके नाम और उसकी जिंदगी से इतना मतलब है? क्योंकि मैं। अभिमन्यु कुछ कहने ही वाला था, लेकिन वो रुक गया। अधीरा ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, क्या मैं? फिर हल्की मुस्कान के साथ तंज किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी उसके नाम और शोहरत से ही मतलब था? अभिमन्यु ने गुस्से में उसके दोनों कंधे पकड़ लिए। उसने कहा, तुम्हें क्या लगता है? अधीरा ने शांत लेकिन गहरे लहजे में कहा, मेरे लगने से क्या होता है? अक्सर आंखें भी झूठ बोल देती हैं। सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है समझ नहीं आता। वैसे भी मुझे लोगों को पढ़ने का हुनर नहीं है। इसके बाद वो बिना कुछ कहे कार में जाकर बैठ गई। अभिमन्यु वहीं खड़ा रह गया। इस बार भी वो चाहकर अपने अतीत के वो पन्ने नहीं खोल पाया जिनसे अधीरा अब तक अनजान थी। वो नहीं बता पाया कि उसकी मोहब्बत आज की नहीं थी, बल्कि एक खामोश, अधूरी और अनकही मोहब्बत थी। कुछ देर बाद वो भी कार में आकर बैठ गया। दोनों के बीच गहरी खामोशी थी। अधीरा की नजर खिड़की के बाहर थी और अभिमन्यु चुपचाप गाड़ी चला रहा था। अगर अधीरा जिद पर थी तो अभिमन्यु भी कम नहीं था। दूसरी तरफ जयपुर के एक 5 स्टार होटल में एक शख्स टेबल पर बैठा डायरी लिख रहा था, आंखों पर चश्मा और गहरी आकर्षक नजरें। उसने लिखना शुरू किया, डियर जिंदगी, आज एक अजीब सी मुलाकात हुई एक खूबसूरत लड़की से। तुम भी सोच रही होगी, आज तक मैंने किसी लड़की का जिक्र नहीं किया, तो ये कौन आ गई मेरी कहानी में? आज ही मिला हूं उससे, तुम्हें कैसे पता होगा? धूप में लाल हुए उसके गाल, उसकी गहरी आंखें और गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होंठ। बहुत प्यारी थी वो, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी भी थी। बोलती भी थी तो जैसे हर शब्द तौल कर बोलती हो। थोड़ी सी बोरिंग थी, पर फिर भी बहुत अलग, बहुत प्यारी। आज तुमसे एक शिकायत है, क्यों भेजा उसे मेरी जिंदगी में? तुम्हें तो सब पता है ना, मैं सब कुछ स्वीकार कर चुका हूँ। बस बचे हुए पल समेटना चाहता हूँ, अब दर्द के साथ नहीं जीना। फिर आज ये डर क्यों लग रहा है? मैं जीना चाहता हूँ। आज पहली बार तुमसे कुछ मांग रहा हूँ, प्लीज कुछ पल और दे दो ना। वो धीरे से अपना चश्मा उतारकर टेबल पर रखता है। रात के करीब 10 बज रहे थे। वो चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया और दोनों हाथ सिर के पीछे टिकाकर छत को निहारने लगा, या यूं कहें कि वो कुछ गहरे ख्यालों में खो गया था। हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर आई। उसने कहा, चंद्रमुखी, तुमने अपना नाम नहीं बताया। कोई बात नहीं, कल पता चल ही जाएगा, लेकिन मेरे लिए तुम हमेशा चंद्रमुखी ही रहोगी। फिर धीमे से खुद ही बुदबुदाया, कैफे भोपाली साहब ने सही कहा है, जिंदगी शायद इसी का नाम है, दूरियां, मजबूरियां, तन्हाइयां। दूसरी तरफ मुंबई के एक आलीशान फ्लैट में अमित अपने लैपटॉप पर तेजी से टाइप कर रहा था। सफेद शर्ट जिसकी बाजुएं मुड़ी हुई थीं और आंखों पर चश्मा जो उसकी पर्सनालिटी को और निखार रहा था। कुछ देर बाद उसने चश्मा उतारा, आंखें बंद की और सिर सोफे से टिकाकर बैठ गया। तभी उसे अपने माथे पर किसी के नाजुक स्पर्श का एहसास हुआ। कोई बेहद नरम हाथ उसके माथे को सहला रहे थे। उसने आंखें बंद रखते हुए ही पूछा, तुम कब आई? वो धीमे से बोली, अभी। तुम्हारे सिर में दर्द है क्या? अमित हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा, थोड़ा सा, लेकिन तुम्हारे छूने से अब ठीक हो गया। वो नैना थी। अमित ने उसे अपने करीब खींच लिया। अमित ने कहा, कल हम जयपुर के लिए निकल रहे हैं, तैयार हो ना? नैना ने कहा, बिल्कुल, आखिर मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत सपना कल पूरा होने जा रहा है। थोड़ा रुककर उसने पूछा, वैसे एक बात समझ नहीं आई, यहाँ इतने बड़े बड़े डिजाइनर्स हैं, तो फिर जील कंपनी ही क्यों? अमित उसके बालों को सहलाते हुए बोला, जील कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, हमेशा से मेरी फेवरेट रही है। उनके डिजाइन किए कपड़े मुझे हमेशा पसंद आए हैं। नैना के मुंह से अचानक निकला, और अधीरा के? अमित का चेहरा एकदम सपाट हो गया। उसने कहा, उसके बारे में मैं कोई जानकारी नहीं रखता। नैना थोड़ी हिचकते हुए कहा, अमित, एक बात पूछूं, तुम अधीरा से इतना नफरत क्यों करते थे, यहाँ तक कि तुमने उसे? अमित की तीखी नजर देखकर वो चुप हो गई। फिर वो धीरे से बोली, बस यूं ही पूछ रही थी, तुम मेरे साथ इतने प्यार से पेश आते हो, लेकिन अधीरा के साथ रहते हुए तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी कभी नहीं देखी। अमित ने ठंडे स्वर में कहा, तुम इसका जवाब अच्छे से जानती हो। उससे शादी करने का मकसद क्या था? प्यार तो मैं हमेशा से तुमसे ही करता था, फिर बार बार वही सवाल क्यों? नैना ने धीमे से कहा, जवाब तो पता है, लेकिन वो भी तो बेहद खूबसूरत थी। एक साथ रहते हुए
क्या तुम्हारे दिल ने उसके लिए कुछ भी महसूस नहीं किया? अमित कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, किया था। नैना हैरान रह गई। अमित उठकर बालकनी में चला गया, जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाई, फिर धुएं का एक लंबा कश छोड़ते हुए बोला, मेरे दिल ने उसके लिए सिर्फ नफरत महसूस करना सीखा था। नैना उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने कहा, सॉरी, मेरा इरादा तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं था। अमित ने कड़वाहट से कहा, उसकी वजह से अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी मुझे उसके आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। सब कुछ मेरा होते हुए भी उस वक्त मैं कैसा महसूस करता था, शायद तुम समझ भी नहीं पाओगी। नैना ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अमित। अमित ने बात बदलते हुए कहा, सारी पैकिंग हो गई? नैना ने कहा, लेकिन अधीरा की फैमिली को इनवाइट करने की क्या जरूरत थी? अमित हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतनी जलन ठीक नहीं है डार्लिंग, कल सबकी नजर हम पर होगी। अधीरा कभी मेरी पत्नी थी, उसकी फैमिली के साथ मेरे रिश्ते अब भी अच्छे हैं, मीडिया को भी ये दिखना चाहिए। वैसे भी उस एक्सीडेंट का केस दोबारा खुल गया है, तो थोड़ा सावधान रहना जरूरी है। नैना मुस्कुराते हुए बोली, तुम बहुत स्मार्ट हो, वैसे भी केस रीओपन होने से क्या होगा, सबूत तो उन्हें मिलने से रहा। अमित बस खामोश खड़ा रहा। कुछ देर बाद नैना अपने घर चली गई, क्योंकि अगले दिन जयपुर के लिए निकलना था। दूसरी तरफ मुंबई के मलिक मेंशन में अनुष्का गुस्से में तेज कदमों से अपने पिता अमितेश मलिक के कमरे में पहुंची। वो बेड के सहारे टिके आंखें बंद किए लेटे थे। अनुष्का ने तेज आवाज में कहा, पापा, ये मैं क्या सुन रही हूँ, आप अमित की शादी अटेंड करने जा रहे हैं? अमितेश ने आंखें खोले बिना ही कहा, सही सुना तुमने। फिर धीरे से आगे बोले, लेकिन मैं अकेला नहीं जा रहा, तुम भी चल रही हो, और हो सके तो समीर को भी साथ ले लेना। वैसे भी तुम्हारी शादी में अब 1 महीना ही बचा है। अनुष्का ने तंज भरे गुस्से में कहा, ओह रियली पापा, आपको सच में लगता है कि आप कहेंगे और मैं चली जाऊंगी उस इंसान की शादी में जिसने मेरी बहन की जिंदगी जहन्नुम बना दी थी? अमितेश कपूर ने उसकी बात सुनकर धीरे से अपनी बंद आंखें खोली। उनकी नजरें सीधी अनुष्का पर टिक गई। अमितेश ने ठंडे लेकिन कड़वे स्वर में कहा, तो हमने कौन सी उसकी जिंदगी जन्नत बना दी थी? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। और आज तुम्हें अपनी उस बहन के लिए इतना दर्द हो रहा है जो अब इस दुनिया में है ही नहीं। अब उसकी इतनी फिक्र हो रही है तुम्हें, पहले कहा थी ये परवाह। तुम्हें तो अपने बिजनेस से कभी फुर्सत ही नहीं मिली, फिर उसके जाने के बाद ये बहन वाला प्यार कहां से आ गया? उनकी हर बात जैसे सीधे अनुष्का के दिल में उतर रही थी। सच ही तो कह रहे थे वो। जब तक अधीरा जिंदा थी, अनुष्का ने कभी उसके पास बैठकर ढंग से बात तक नहीं की। कहने को वो जुड़वा बहनें थी, लेकिन रिश्ते में वो अपनापन कभी था ही नहीं। अनुष्का की आंखें भर आईं, उसकी आवाज हल्की कांप गई। अनुष्का ने कहा, सही कह रहे हैं आप पापा, सच कहते हैं लोग। अहमियत उसकी खोने से पहले पता होती तो दिल दुखाने की हमसे खता ना होती। जब वो मेरे पास थी, मैं कभी उसे समझ ही नहीं पाई। 2 मिनट उसके पास बैठकर बात तक नहीं की। लेकिन ये वक्त सब सिखा देता है। आज वो नहीं है तो उसका खाली कमरा, उसकी बातें, उसका इंतजार करना, सब याद आता है। काश वक्त वापस मुड़ सकता और मैं उससे एक बार माफी मांग पाती। अमितेश की आंखों में भी नमी उतर आई। उन्होंने गहरी सांस लिया और टूटे हुए स्वर में कहा, तुम अकेली गलत नहीं थी बेटा, हम सब उसके कसूरवार थे। ना मैंने उसे कभी वक्त दिया और ना तुम्हारी माँ ने। अनुष्का ने धीरे से कहा, पापा, मम्मा की तबीयत अब कैसी है? अमितेश ने कहा, नींद की दवा ली है उसने, तभी आज सो पाई है। अनुष्का ने कहा, पापा, मम्मा ऐसे कब तक रहेंगी? अमितेश ने एक लंबी सांस छोड़ी। उसने कहा, बेटी के जाने का सदमा है, अभी तक उससे उबर नहीं पाई है। अनुष्का ने कहा, लेकिन कब तक? अमितेश ने कहा, पता नहीं, वक्त पर छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। जो हमारे बस में नहीं, उसके बारे में सोचकर क्या फायदा? थोड़ा रुककर उन्होंने कहा, और हाँ, समीर को बता देना, कल हम सब जयपुर के लिए निकल रहे हैं। अनुष्का ने साफ और ठंडे लहजे में कहा, पापा, कल नहीं, मैं और समीर शादी वाले दिन ही पहुंचेंगे। वैसे भी मैं सिर्फ आपके कहने पर आ रही हूँ, मुझे उस इंसान से कोई मतलब नहीं। अमितेश ने बस हल्का सा कहा और फिर चुप हो गए। अधीरा के जाने के बाद इस घर की रौनक जैसे कहीं खो गई थी। सब कुछ होते हुए भी जिंदगी बेरंग हो चुकी थी। उन्होंने कभी जताया नहीं, कभी खुलकर रोए नहीं, लेकिन आखिर वो माँ बाप ही थे। अपनी औलाद को यूं खो देना, ये दर्द अंदर ही अंदर उन्हें तोड़ रहा था। अधीरा की मासूम बातें, उसका अकेलापन, उसकी छोटी छोटी प्यार भरी फरमाइशें, सब कुछ याद करके उनका दिल भर आता। वो खुद को माफ नहीं कर पा रहे थे, और यही हाल अनुष्का का भी था। वहीं जयपुर में अधीरा को रति का परिवार तो मिल गया था, लेकिन इसकी कीमत उसने खुद को खो कर चुकाई थी। अभिमन्यु का इश्क, उसकी बातें, उसका उस पर हक जताना, ये सब उसे एहसास दिलाते थे कि कोई उसके लिए भी है। उसका आसपास होना ही उसे सुकून देता था। इसके बावजूद वो हकीकत से अनजान नहीं थी। उसके मन में बार बार यही गूंजता, खत्म हुई मेरी कहानी कुछ इस कदर, जो मेरा कभी हो नहीं सकता था, मैं उसकी हो चुकी थी। रात को जब अभिमन्यु और अधीरा घर पहुंचे तो दरवाजा श्याम ने खोला। मिष्टी सो चुकी थी। अधीरा को अपनी बच्ची के लिए बुरा लगा। इन दिनों उसकी प्यारी प्यारी बातों की आदत सी हो गई थी। उर्मिला जी ने उसे खाना खिलाकर सुला दिया था। डिनर तैयार था, बस उन दोनों का इंतजार हो रहा था। अधीरा पानी पीने किचन में चली गई। तभी श्याम ट्रे में पानी लेकर अभिमन्यु के पास पहुंचा। उसने पूछा, भैया खाना लगा दूं? अभिमन्यु ने धीमे से जवाब दिया, अधीरा ये सुनकर थोड़ी हैरान हुई। मतलब उसने जानबूझकर बाहर खाना नहीं खाया था। वो श्याम से बोली,
श्याम भैया, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी तो मैंने बाहर ही खाना खा लिया है। अभिमन्यु ने जैसे ही ये सुना वो तुरंत अपने कमरे में चला गया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। कार में दोनों खामोश थे, जबकि कहने को बहुत कुछ था। सब कुछ उसके हाथों से फिसलता जा रहा था और वो बस मूक दर्शक बनकर अपनी ही बर्बादी देख रहा था। रिश्तों के नाम पर, दोस्ती के नाम पर उसे धोखा ही मिला था। उसे लगा था कि उसकी माँ उसे समझेगी, और आयशा, उसने तो बची खुची उम्मीद भी खत्म कर दी। इस शादी का मतलब था अधीरा को हमेशा के लिए खो देना। उसके मन में उथल पुथल चल रही थी। उसने मन में कहा, क्या करूं? वो क्यों नहीं समझती? अब जब मिली है तो कैसे खुद से दूर कर दूं, जबकि उसके दिल में भी मेरे लिए एहसास है। उसने कभी इकरार नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में मैं खुद को देख सकता हूँ। फिर एक ख्याल उसे डराने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे गलतफहमी हुई हो? उसके मन में मेरे लिए कुछ भी ना हो, उसके लिए मैं बस अभिमन्यु राठौर ही हूँ। अधीरा का उसे नजरअंदाज करना, उसे आगे बढ़ने के लिए कहना, ये सब उसके मन में शंका पैदा कर रहे थे। वो उसे किसी और के साथ सोच भी नहीं सकता था, और वो खुद उसे आयशा के साथ आगे बढ़ने को कह रही थी। कपड़े बदलकर डाइनिंग एरिया में जाने के बजाय वो बालकनी में झूले पर जाकर बैठ गया। उसकी नजरें चांद पर टिकी थी। अधीरा के साथ बिताए पल याद आते ही उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने मन में कहा, कैसे जाने दूं तुम्हें, जब तुम मेरी मुस्कुराने की वजह हो। कैसी कश्मकश है, तुम पास होकर भी कितनी दूर हो। एक तरफ तुम और दूसरी तरफ परिवार, समाज। पहले तुम उस चांद की तरह थी जिसे बस दूर से देख सकता था, और अब रति बनकर पास हो तो भी छू नहीं सकता। अजीब किस्मत है मेरी। उधर उर्मिला जी सोफे पर बैठी किताब पढ़ रही थी। अधीरा को देखकर उन्होंने सहजता से कहा, रति, अगर तुमने खाना खा लिया था तो कम से कम फोन कर देती, ऐसे में खाना बर्बाद होता है। अधीरा ने शांत स्वर में कहा, सॉरी माँ, आगे से ध्यान रखूंगी, खाना बर्बाद नहीं होगा, मैं कल सुबह खा लूंगी। उर्मिला जी थोड़ी नाराज हो गई। उन्होंने कहा, मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम बासी खाना खाओ। खाना बचता है तो हम गाय को खिला देते हैं, लेकिन तुम हर बात को गलत तरीके से लेती हो। ऐसे दिखाती हो जैसे राठौर परिवार तुम पर बहुत अत्याचार कर रहा हो। अधीरा बहुत थकी हुई थी, वो बहस नहीं करना चाहती थी। उर्मिला जी ने पूछा, आज ऑडिशन देने गई थी, क्या हुआ? अधीरा के कदम रुक गए। उसने कहा, आज नहीं हो पाया, कल बुलाया है। उर्मिला जी बोली, देखो, मैं ये नहीं कह रही कि करियर पर ध्यान मत दो, लेकिन मिष्ठी पर भी ध्यान दो। वो कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। बाकी रिश्तों को मानो या ना मानो, लेकिन वो तुम्हारी बेटी है। अधीरा ने खुद को संभालते हुए कहा, माँ, आप और पापा उसके साथ थे, इसलिए मैं निश्चिंत थी, वरना समय पर आ जाती। उर्मिला जी तंज कसते हुए बोली, हम उसकी माँ तो नहीं बन सकते। वैसे भी तुम्हें तो पहले से आदत है उसे क्रेच में छोड़ने की। ये सुनकर अधीरा चुप नहीं रही। वो उनके सामने आकर बैठ गई। उसने सीधे पूछा, माँ, आपकी दिक्कत क्या है? आप मुझसे इतनी परेशान क्यों हैं? उर्मिला जी इस सवाल के लिए तैयार नहीं थी, फिर भी बोली, मुझे क्या परेशानी होगी, बस चाहती हूँ कि तुम इस घर की बहू की जिम्मेदारी निभाओ। अधीरा ने गहरी सांस ली। उसने कहा, सब निभा रही हूँ माँ, और इसी जिम्मेदारी की वजह से अभी तक यहाँ हूँ, लेकिन दिवाली तक, उसके बाद मैं मिष्ठी के साथ अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाऊंगी। उर्मिला जी भड़क गई। उन्होंने कहा, तुम घर छोड़ने की धमकी दे रही हो? अधीरा ने कहा, नहीं माँ, मैं बस सच कह रही हूँ। आप खुद सुकून से नहीं रहती और ना दूसरों को रहने देती हैं। मैं यहाँ इसलिए थी कि मिष्ठी को उसका परिवार मिले, लेकिन शायद मैं गलत थी। वो उठी, एक लंबी सांस ली और बोली, जिस उर्मिला आंटी को मैं जानती थी वो आप हैं ही नहीं माँ। रिश्ते बदलते ही लोग भी बदल जाते हैं। खैर, बहुत रात हो गई है, गुड नाइट। इतना कहकर वो चली गई और पीछे छोड़ गई उर्मिला जी को उनके ही विचारों के साथ। उनके कानों में अधीरा और अभिमन्यु की बातें गूंजने लगीं। एक तरफ बेटा जो रति के साथ आगे बढ़ने की बात कर चुका था, और दूसरी तरफ अधीरा जो घर छोड़ने का फैसला ले चुकी थी। अगर मिष्ठी भी उसके साथ चली गई तो वो क्या करेंगी? लेकिन सोच सही दिशा में जाने के बजाय भटक गई। क्यों ना इसकी दूसरी शादी करवा दूं? लेकिन मिष्ठी? नहीं, ऐसा लड़का ढूंढना होगा जो सिर्फ रति को अपनाए। मिष्ठी यही रहेगी। अगर वो नहीं मानी तो मानना ही पड़ेगा, घर की इज्जत के लिए। उन्होंने मन ही मन फैसला कर लिया और उन्होंने आवाज दिया, श्याम। श्याम उनके पास आते हुए बोला, जी मालकिन। उर्मिला जी ने कहा, बड़े और छोटे मालिक को खाने पर बुलाओ। जी। इतना कहकर श्याम वहां से चला गया। वहीं आनंद जी अपने कमरे में बैठे टीवी देख रहे थे। उर्मिला जी से उनकी बोलचाल लगभग बंद हो चुकी थी, और इसके लिए वो अधीरा को ही जिम्मेदार मान रही थी। उन्हें लगता था कि जब से रति इस घर में आई है तब से आनंद और अभिमन्यु बदल गए हैं, जबकि सच्चाई ये थी कि बदलाव खुद उनके अंदर आया था। वो उर्मिला अब कहीं खो चुकी थी, जो हर किसी की मदद के लिए सबसे आगे रहती थी, खासकर जिस रति के गुणों से वो कभी इतनी प्रभावित थी। आज उसी में उन्हें ना खूबसूरती दिखती थी, ना कोई अच्छाई। अब तो वो मन ही मन ये चाहने लगी थी कि रति इस घर से चली जाए, लेकिन अकेली। इधर शाम के बुलाने पर अभिमन्यु डाइनिंग एरिया में आ गया। उसकी नजर अनायास ही अधीरा को ढूंढने लगी। उसे लगा कम से कम वो उसे खाना परोसने के लिए वहां होगी, लेकिन वो नहीं थी। आनंद जी चुपचाप खाना खा रहे थे। उन्होंने एक नजर शाम की तरफ देखा और बोले, बहू नहीं आई? शाम ने धीरे से जवाब दिया, साहब जी, भाभी बाहर से खाना खाकर आई थी। आनंद जी ने बस इतना कहा। तभी अभिमन्यु ने बात संभालते हुए कहा, वो उसने दोपहर में कुछ नहीं खाया था, बहुत तेज भूख लगी थी तो मैंने ही उसे बाहर खाने के लिए कहा। आनंद जी ने सिर हिलाया, ठीक किया बेटा, सुबह भी वो बस एक सैंडविच खाकर ही जल्दी में निकल गई थी। ये सुनकर अभिमन्यु को अजीब सा लगा।
इस घर की बहू की असली पहचान क्या है, ये सिर्फ वो जानता था। अधीरा मलिक, उसका नाम ही काफी था। और आज वही लड़की सबके बीच खड़ी तेज धूप में एक आम इंसान की तरह अपने मौके का इंतजार कर रही थी। फिर भी उसका व्यक्तित्व उसे सबसे अलग बना रहा था। खाना खत्म करने के बाद वो चुपचाप अपने कमरे की बालकनी में जाकर बैठ गया। जब मन में उलझने हो तो आंखों से नींद भी दूर हो जाती है। उधर अधीरा बेहद थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। उसने कह तो दिया था कि वो इस घर से चली जाएगी, लेकिन उसके पास कमाने का कोई जरिया नहीं था। नौकरी से भी वो इस्तीफा दे चुकी थी। वो अपनी पहचान बनाने के लिए एक नए रास्ते पर तो चल पड़ी थी, लेकिन उसे अच्छी तरह पता था कि ये सफर आसान नहीं होने वाला। फिर भी रुकना उसके बस में नहीं था। उसके पास बस एक दिन था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सब कैसे संभालेगी। इस घर में रहना मतलब फ्लैट में जाना मतलब हर दिन की जरूरतों के लिए संघर्ष करना। उसने मन ही मन खुद को संभालते हुए कहा, करना तो पड़ेगा अधीरा, तुम हार नहीं सकती। कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। होटल में साफ सफाई का काम भी करना पड़ा तो वो भी करूंगी। उसे अचानक प्यास लगी। उसने देखा कि टेबल पर पानी की बोतल नहीं है, तो वो बोतल लेकर किचन में चली गई। दूसरी तरफ दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज अभिमन्यु को सुनाई दी। वो अभी जाग रहा था। दोनों के कमरे पास ही थे। उसने अधीरा के कमरे में झांका। हल्की सी लाइट जल रही थी। मिष्टी सो रही थी, लेकिन अधीरा वहां नहीं थी। वो भी किचन की तरफ बढ़ गया। अधीरा बोतल में पानी भर रही थी। अभिमन्यु थोड़ी दूरी पर खड़ा, हाथ बांधे चुपचाप उसे देख रहा था। अधीरा को अचानक किसी की नजरों का एहसास हुआ। उसने आंख उठाकर इधर उधर देखा और सामने किसी को खड़ा पाया। चारों तरफ अंधेरा था, बस एक डिम लाइट जल रही थी। अचानक सामने किसी को देखकर उसकी चीख निकल गई। वो जोर से चीखती उससे पहले ही अभिमन्यु ने झट से उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। वो दांत पीसते हुए बोला, पागल हो क्या? ऐसे कौन चीखता है? माँ सुन लेंगी तो हंगामा हो जाएगा। और क्यों चीखी तुम? भूत दिख रहा हूं मैं? बोलो, अब चुप क्यों हो? अधीरा ने उसकी तरफ देखा और हाथ हटाने का इशारा किया। तभी अभिमन्यु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत अपना हाथ उसके मुंह से हटा लिया। अधीरा तेज तेज सांस ले रही थी। उसने बहुत जोर से उसका मुंह दबा दिया था, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। अधीरा ने गहरी सांस लेते हुए झुंझलाकर कहा, इतनी जोर से कौन मुंह बंद करता है? मारने का इरादा था क्या? अभिमन्यु भी पीछे हटने वालों में नहीं था। उसने कहा, और अपने ही घर में इतने जोर से कौन चीखता है? अधीरा ने आंखें तरेरते हुए जवाब दिया, अब कोई रात में भूत की तरह सामने आ जाएगा तो डर तो लगेगा ही ना। और आपको क्या जरूरत थी इतनी रात में यहाँ आने की? अभिमन्यु एक पल के लिए चुप हो गया। क्या कहता कि वो उसके पीछे पीछे चला आया था, कि उसे बस उसके आसपास रहने की आदत हो गई थी? वो हल्का सा नजरें चुराते हुए बोला, मैं भी पानी पीने आया था। अब मुझे क्या पता था कि तुम भी यहाँ हो? अधीरा ने बिना उसकी तरफ देखे बोतल उठाई। उसने कहा, आप पी लीजिए पानी, मेरा हो गया। वो जैसे ही जाने को मुड़ी, अभिमन्यु ने झट से उसकी कलाई पकड़ ली। उसने हल्के शरारती अंदाज में कहा, प्यास तो शाम से लगी हुई है, लेकिन तुमने पीने ही नहीं दिया। उसकी बात का मतलब समझते ही अधीरा के गाल लाल हो गए। उसने नजरें झुका ली। वो बोली, रात बहुत हो गई है, मुझे जाने दीजिए। लेकिन आज अभिमन्यु का इरादा कुछ और ही था। वो उसे यूं जाने देने के मूड में बिल्कुल नहीं था। उसने झटके से उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अधीरा घबरा गई। उसने कहा, आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, अगर किसी ने देख लिया तो? अभिमन्यु ने उसे और करीब खींचते हुए धीमी लेकिन दर्द भरी आवाज में कहा, क्यों कर रही हो ऐसा? मुझसे हमेशा दूर जाने की बात क्यों करती हो? अधीरा उसकी बाहों में छूटने की कोशिश करते हुए बोली, आप बार बार एक ही सवाल क्यों करते हैं? जवाब आप भी जानते हैं। अभिमन्यु ने धीरे से उसके चेहरे पर आई लटों को कान के पीछे किया और उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, तुम मुझे आयशा के साथ देख पाओगी? तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? उसकी आंखों में सीधे झांकते हुए पूछे गए इस सवाल ने अधीरा को अंदर तक हिला दिया। उसके मन में जैसे दर्द की लहर उठी। वो कुछ नहीं बोली। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। अभिमन्यु ने अपनी उंगली से उसकी ठुड्डी उठाते हुए कहा, बोलो, खामोश क्यों हो? अधीरा ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो और करीब आकर फुसफुसाया, अधीरा। उसके नाम में जितना अपनापन था उतना ही दर्द भी। जवाब चाहिए मुझे। क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं आयशा से सगाई कर लूं? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई एहसास नहीं है? ये सवाल नहीं, उसकी बेचैनी थी। अधीरा ने आंखें बंद कर ली। वो खुद को संभालते हुए बोली, अभिमन्यु सर, आप अपनी माँ की बात मान लीजिए। आयशा मैम के साथ आप बहुत खुश रहेंगे। अभिमन्यु ने तुरंत पूछा, और तुम? वो अब बिल्कुल उसके सामने खड़ा था। अधीरा ने धीरे से आंखें खोली, फिर वापस बंद कर ली। उसने कहा, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप उनके साथ आगे बढ़ जाएं। और जहां तक एहसास की बात है, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया था। वो रुकी, गहरी सांस लेकर बोली, हाँ, ये अलग बात है कि बदले में मुझे सिर्फ धोखा मिला। अब मेरे दिल में उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अभिमन्यु ने गुस्से में उसका मुंह फिर से दबा दिया। बस, उसने कड़क आवाज में कहा, अब एक शब्द भी नहीं सुनना मुझे। जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ है ही नहीं तो जबरदस्ती तो मैं कर नहीं सकता। उसने उसे झटके से छोड़ दिया। अब ये अभिमन्यु तुम्हारे आसपास भी नहीं मंडराएगा। और रही बात आयशा के साथ आगे बढ़ने की, तो तुम सही हो। उससे ज्यादा प्यार करने वाली लड़की मुझे कहीं नहीं मिलेगी।
उसकी आवाज में तंज भी था और टूटा हुआ दिल भी। अधीरा बस खड़ी रह गई, जैसे किसी ने उसकी सांसें ही छीन ली हों। अभिमन्यु की बातें अधीरा के दिल में कहीं गहराई तक उतर गईं। उसकी आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से आंसू पोंछे और भर्राई आवाज में बोली, ये अधीरा मलिक आपसे बहुत बहुत प्यार करती है अभिमन्यु। उसकी आवाज कांप रही थी। जानती हूं मेरी बातों से आपका दिल दुखा होगा, लेकिन कम से कम अब आप आगे तो बढ़ पाएंगे। मेरी जिंदगी वैसे ही उलझनों से भरी हुई है, हर कदम पर एक नई चुनौती है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी से भी खुशियां चली जाएं। उसने खुद को संभालते हुए आगे कहा, आयशा मैम बहुत अच्छी हैं, आप उनके साथ बहुत खुश रहेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से एक बेटा अपनी माँ से दूर हो जाए। इतना तो समझ चुकी हूं कि आपकी माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। उर्मिला जी का व्यवहार उसे अंदर ही अंदर कचोट रहा था। इतना कहकर उसने पानी की बोतल उठाई और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वहीं अभिमन्यु चुपचाप बालकनी में आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें भीग चुकी थीं, आंसू पलकों पर ठहरे हुए थे, बस गिरने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उसके गुस्से ने उन्हें बहने नहीं दिया। उसने जो कहा था कि वो आयशा के साथ खुश रहेगा, वो सिर्फ शब्द थे, सच्चाई वो खुद भी जानता था। रात जैसे किसी बोझ की तरह बीत गई, लेकिन अगली सुबह कुछ अलग थी। कहते हैं छाता बारिश को रोक नहीं सकता, लेकिन बारिश में खड़े रहने का हौसला जरूर देता है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं देता, लेकिन संघर्ष करने की ताकत जरूर देता है। ये सुबह अधीरा के लिए कुछ ऐसी ही थी। अभिमन्यु ने खामोशी से नाश्ता किया। उसने एक बार भी अधीरा से ये नहीं कहा कि वो मिष्टी को स्कूल छोड़ देगा या साथ चलने को नहीं पूछा। नाश्ता खत्म करते ही वो बिना किसी से कुछ कहे ऑफिस के लिए निकल गया। आनंद जी को उसका ये व्यवहार अजीब लगा, लेकिन उर्मिला जी मन ही मन खुश थीं कि दोनों के बीच दूरी बढ़ रही है। अधीरा को एक पल के लिए जरूर बुरा लगा, लेकिन उम्मीद रखना तो उसने बहुत पहले ही छोड़ दिया था। उसने एक लंबी सांस ली और चेहरे पर हल्की मुस्कान लाकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ गई। मिष्टी का हाथ थामे जब वो सोसाइटी के बाहर पहुंची तो कल की तरह आज भी शुक्कू बाहर खड़ा मिला। वो कार लेकर सामने खड़ा था। अधीरा जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने अपना पर्स देखा उसमें बस कुछ ही पैसे बचे थे। वैसे भी कल के बाद उसे राठौर निवास छोड़ना था। समय की मांग समझते हुए वो चुपचाप कार में बैठ गई, क्योंकि आने वाले दिनों के लिए उसे पैसे बचाने थे। मिष्टी जिस स्कूल में पढ़ती थी वो काफी महंगा था, उसके लिए अब उसे कुछ न कुछ काम करना ही होगा। मिष्टी भले ही राठौर परिवार का हिस्सा थी, लेकिन उर्मिला जी बार बार उसे ये एहसास दिला रही थीं कि वो दोनों उनकी वजह से बेहतर जीवन जी रही हैं। कार में बैठते ही मिष्टी ने मासूमियत से कहा, मम्मा सैटरडे को पेरेंट्स मीटिंग है। अधीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अच्छा? मिष्टी ने पूछा, मम्मा आप और छोटे पापा आएंगे ना? उसका ये सवाल सुनकर अधीरा एक पल के लिए चुप हो गई, फिर खुद को संभालते हुए बोली, बेटा छोटे पापा को ऑफिस में बहुत काम होता है, मम्मा आ जाएंगी, चलेगा ना? मिष्टी तुरंत मुस्कुरा दी। उसने कहा, चलेगा नहीं मम्मा, दौड़ेगा। अधीरा ने झुककर उसके माथे को चूम लिया और उसने कहा, बस तुम साथ रहना बच्चा, सब अच्छा होगा। लेकिन उसके मन में हल्की सी घबराहट घर कर रही थी। खाली